गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 11 के अर्थशास्त्र का पहला लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहले लेसन का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। इस लेसन को जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप दो चीज़ें जानेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से भी परिचित होंगे। पहले लेसन का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था विकसित व स्वतंत्र थी। उस समय लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था, परंतु फिर भी कृषि के आधार पर भारत ने अनेक गतिविधियों में भाग लिया। भारत उस समय रेशमी और सूती वस्त्र तथा अनेक प्रकार की धातुओं व शिल्प कलाओं में मशहूर केंद्र बन चुका था। भारत में अनेक वस्तुओं का निर्माण हाथ से किया जाता था, जिनमें अच्छी सामग्री के प्रयोग के साथ साथ उच्च स्तर की कलात्मकता भी प्रयोग में ली जाती थी। ब्रिटिश काल के पूर्व भारत में उद्योग धंधे किस तरह के थे, तो उसमें वस्त्र उद्योग में सूती, ऊनी और सिल्क प्रमुख थे। सूती वस्त्र उद्योग बड़ा व्यापक था। इस उद्योग में बहुत से लोग लगे हुए थे। कपास का धुनना और कातना आमतौर पर घरों में ही होता था। आभूषण उद्योग, देश में आभूषण पहनने का आम रिवाज था। आजकल की तरह आभूषण पहनना सामाजिक प्रतिष्ठा का चिन्ह था। इमारती सामान और भवन निर्माण में ईंट, पत्थर, चूना, लकड़ी और मिट्टी का प्रयोग होता था। चमड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत का काम, तेल और इत्र, चीनी उद्योग, धातु उद्योग आदि कुछ अन्य उद्योग थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसमें हम आपको बताएंगे कि ब्रिटेन और भारत के बीच शास्त्रीय उपनिवेशी आर्थिक संबंध 1857 के विद्रोह के कुचले जाने के बाद ही धीरे धीरे उभरे। माना जाता था कि भारतीय साम्राज्य अपना खर्च आप उठाएगा और साथ ही देश के संसाधन साम्राज्य के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध रहेंगे। भारत को ब्रिटेन के तैयार मालों के लिए बाजार का और खेतिहर कच्चे मालों के स्रोत का काम करना था। 19वीं सदी के अंतिम और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक भारत ने साम्राज्य के प्रति अपने अनेक दायित्व सफलतापूर्वक पूरे किए। वो ब्रिटेन के कपास, लोहा, इस्पात, मशीनरी आदि उद्योग के एक बड़े बाजार का काम करता रहा। पहले विश्व युद्ध के समय भारतवासी लंकाशायर के 85% सूती कपड़ों का उपयोग कर रहे थे और ब्रिटेन के लोहा और इस्पात उत्पादन का 17% भाग भारतीय रेलवे में खपाता रहा। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत में आर्थिक प्रगति क्या हुई उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटिश शासकों ने भारत में अपने आगमन के साथ अनेक नई आर्थिक नीतियों का निर्माण किया, जिनका उद्देश्य भारत का आर्थिक विकास न होकर स्वयं के देशों को संरक्षण प्रदान करना था। औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति का निष्कासन भी हुआ, जिसका आशय स्वदेशी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे देश को भेजना होता है। अतः ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने के पश्चात भारत की आर्थिक स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। भारत देश को ब्रिटेन शासकों ने अपनी नीतियों से मात्र कच्चे माल का आयातक बनाकर रख दिया। ब्रिटिश शासकों ने अपने शासनकाल में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना का कोई प्रयास नहीं किया, परंतु अनेक विद्वानों दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर V.K.R.V. राव, विलियम डिग्बी, R.C. देसाई आदि ने अपने निजी स्तर पर प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया, जिनमें गणना संबंधी आपसी मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति ऐसी थी
कृषि क्षेत्र की स्थिति, कृषि का पिछड़ा होना, कृषि की निम्न उत्पादकता, कृषि आगतों का अभाव था, कृषि पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा था, ग्रामीण पूरी तरह से ऋणग्रस्त थे, कृषि का वर्षा पर निर्भर होना था। उस समय पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो कृषि जो है पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करती थी। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, कुछ उद्योगों का विकास होता था। उद्योगों के उच्च पद पर ब्रिटिश अधिकार होते थे। आधारभूत उद्योगों का अभाव होता था। आधारभूत उद्योग क्या थे? वे उद्योग जिनका अंतिम उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल या उत्पादन के साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, आधारभूत उद्योग कहे जाते हैं। टैरिफ नीति का निर्माण करना, सरकारी प्रोत्साहन की कमी थी, निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले उद्योगों का निर्माण, लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था, भारतीय हस्तकला उद्योगों का भी पतन हो गया था। थर्ड है विदेशी व्यापार की स्थिति। विदेशी व्यापार हेतु आयात निर्यात की वस्तुएं और व्यापार में आयात निर्यात की स्थिति जो है और विदेशी व्यापार हेतु संबंधित देश के बारे में बताया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति। परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति में जननांकीय स्थिति जो है वो मेन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जननांकीय स्थिति अत्यंत भयावह थी। जनसंख्या संबंधित आंकड़े भारत में सर्वप्रथम 1881 में एकत्रित किए गए, जिसमें स्पष्ट रूप से देश की जनसंख्या की विषमता की स्थिति उभर कर सामने आई। उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती रही है। भारत में सन 1921 प्रथम सोपान की जनगणना से पूर्व भारत में जननांकीय संक्रमण चरम सीमा पे था। सन 1921 के बाद से जनगणना का द्वितीय सोपान माना जाता है, परंतु उस समय तक जनसंख्या पर काफ़ी सीमा पर नियंत्रण किया जा चुका था। अतः 1921 को जननांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष माना जाता है। फिर आता है साक्षरता का निम्न प्रतिशत। भारत की जननांकीय स्थिति में अन्य सामाजिक विकास से संबंधित आंकड़े भी निराशाजनक पाए गए। उसमें साक्षरता दर 16% से भी कम आंकी गई, जिसमें महिला साक्षरता दर मात्र 7% थी। नेक्स्ट आता है जीवन प्रत्याशा दर। जीवन प्रत्याशा दर से मतलब है एक व्यक्ति के जीवन जीने की औसत आयु। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जन्म और मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। जीवन प्रत्याशा दर मात्र 32 वर्ष थी और साथ ही उस समय शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार, यानी 1000 में 218 जो है वो शिशु की मृत्यु दर थी। नेक्स्ट आता है अपर्याप्त जन स्वास्थ्य सेवाएं। जन स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बहुत ही अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थीं, जिनके परिणाम स्वरूप अनेक संक्रमण रोगों का प्रकोप फैलता गया। नेक्स्ट आता है भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु। औपनिवेशिक मतलब ब्रिटिश शासनकाल। भारत में औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का मूल केंद्र बिंदु भारत का आर्थिक विकास न होकर अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। संक्षेप में आर्थिक नीतियों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी हो गई। कृषि उत्पादकता में निरंतर कमी हुई। भारतीय उद्योगों का पतन होता चला गया। बेरोजगारी का विस्तार हुआ। साक्षरता दर में आशानुकूल वृद्धि न हो सकी। पूंजीगत एवं आधारभूत उद्योगों का विस्तार न हो सका। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव बना रहा और बार बार प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने जन सामान्य को बहुत ही निर्धन बना डाला। इसके कारण उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ सकारात्मक योगदान भी था। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान संबंधी कुछ पॉइंट्स हैं।
पहला, कृषि के व्यवसायीकरण से कृषि उत्पादन में सुधार हुआ। ब्रिटिश पूंजी निवेश से देश में उत्पादन की नई प्रणाली का विकास हुआ। औद्योगिक नीति से निजी औद्योगिक निवेश क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला, जो आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित हुआ। नीतियों का ही परिणाम रहा कि आधुनिक बैंकिंग, बीमा, वित्त व्यवस्था आदि का सूत्रपात हुआ। आधारिक संरचना, जिसमें रेलवे, जलमार्ग, डाक व तार सेवा आदि आती हैं, के विकास से नवीन तकनीकी विकास को प्रोत्साहन